नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो, सुबह क्या अप्रोच ली गई थी और 3:30 तक अब आपको किस सेटअप में ट्रेड करना है, सब पे इस कार्यक्रम में चर्चा होगी। निफ्टी बैंक पे, स्टॉक फ्यूचर्स पे, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ होंगे अमित सेठ। अमित, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। और हम ठीक है एक्सपायरी डे के दिन सेशन के बिल्कुल मध्य भाग में मैं आता हूँ आपके पास आपके विचार जानने के लिए। लेकिन निफ्टी लेके आइए एक बार। निफ्टी आपको नजर आएगा अभी भी, मतलब ऐसा नहीं है कि कोलैप्स हो गया है। ठीक है, डे हाई था 182, लेकिन अभी भी डे लो की ट्रैजेक्टरी से 70 अंक ऊपर। लेकिन इट्स निफ्टी बैंक जो कि सिंक हो रहा है और लगभग 11 बजे के आसपास से ये सिंकिंग प्रोसेस शुरू हुई। ये गिरने का क्रम, लोअर ट्रैजेक्टरीज में जाने का क्रम शुरू हुआ। और ये देखिए, नाउ वी आर एट 55726। अब ये फॉल, अब ये गिरावट निफ्टी की, बैंक की थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल है। और आउट ऑफ कंट्रोल होने के पीछे कारण वही है। देखिए, आज एक इंडेक्स जो चुनौतीपूर्ण एनवायरनमेंट में ट्रेड करने को तैयार था वो था निफ्टी बैंक, चाहे वो ईसीएल के नए नॉर्म्स, दूसरा क्रूड। ये दो चीजें जो थी वो कंप्लीटली अगेंस्ट, ये कमेंट्री में क्लियरली लिखा था, इज कंप्लीटली अगेंस्ट पीएसयू बैंक्स। जरा इंट्राडे चार्ट लेके आइए ब्रेंट का प्लीज जरा एक बार। सुबह जब हम विचार कर रहे थे, बातचीत करते थे, स्ट्रेटजी बात कर रहे थे, और कल भी जब बात हुई थी तो उस वक्त क्रूड था करीब 107, 107.50 और हाईएस्ट केस में लगभग 108। बट अब क्रूड जो है ना जनाब, ये वर्टिकल राइज दे रहा है इंट्राडे में। कहाँ 108, 109, 110 क्रूड रखिएगा एक बार प्लीज स्क्रीन पर। ये जिस तरीके से अब इंचअप कर रहा है ना, ये स्ट्रीट का मूड बिगाड़ रहा है। क्रूड रख दीजिए, यस, दैट्स आई एम आस्किंग। इंट्राडे हाई क्या है, करीब 111 का। इस प्राइस बिहेवियर को क्रूड के सस्टेन करना, इसके अगेंस्ट सस्टेन करना बहुत मुश्किल, याद रखिएगा। एक बार लेके आइए अब सुबह के लेवल्स। मैंने आपको एक बात कही थी, देखिए लीडिंग इंडिकेटर रहेगा निफ्टी बैंक, वो तय करेगा कि हम निफ्टी में क्या करेंगे, निफ्टी बैंक में क्या करेंगे। समहाउ सुबह कल जो आज बात हुई थी, लेवल्स लेके आइए प्लीज जरा। सुबह का लो क्या है, 23999.3। हम एक ऐसी अवस्था में अगर निफ्टी अपने आप को बेस 1 के ऊपर होल्ड कर रहा है, वी विल बाय, ठीक है ना। और बाय करके कहां ट्रेड को चेक करेंगे, RS1 विल बी, इट्स 24151। 151 पार हुआ तो 191 से लेके 205 की ट्रैजेक्टरी में अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेंगे। इंट्राडे हाई क्या रहा, 181 गया। मैक्सिमम कॉल राइटर्स के जोन को, एंड मोस्ट स्पेशली दैट्स 205 इज 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, गया। वहां जाने के बाद ये 205 को बाइसेक्ट करने के चांसेस रखता था, बट योर क्रूड आपके सेटअप के बिल्कुल इनवर्स, बिल्कुल उल्टा पलट के खड़ा हुआ है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में ऊपर का सफर तय करना तो छोड़िए, आपका बेस चुनौतीपूर्ण स्थिति में आ जाता है और निफ्टी सिंक हो गया। अच्छा, जरा निफ्टी के स्टैट्स लिखे आइए, ऑप्शन स्टैट्स, क्योंकि निफ्टी अभी भी, याद रखिएगा, हमारे थ्रेशहोल्ड पॉइंट टू कोलैप्स उससे काफी दूर है। स्टिल डिफरेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 पॉइंट्स। 24,000 पे 1 करोड़ पुट कॉल, सॉरी माफ कीजिएगा, और 24,000 पे 1.25 करोड़ पुट, यानी अभी भी बायस निफ्टी का कंस्ट्रक्टिव है। और ये कहता है कि टिल द टाइम यू हैव 24,000, टिल द टाइम यू हैव 23951, यू कैन बाय डिप्स। और रादर देन दैट, अगर आप एक ऑप्शन राइटर हैं तो 24,000 की कॉल पुट बेचने का आपका एक फैसला भी सही हो सकता है। बट द बेस्ट ऑफ द डे, कैलकुलेटेड रिस्क टुवर्ड्स बेस 1 और एग्जिटिंग टुवर्ड्स RS1, वो आके अब जा चुका है। चीजें अब कॉम्प्लेक्स हो रही हैं, याद रखिएगा। क्यों? लेके आइए निफ्टी बैंक और निफ्टी बैंक का बेस 1। देखिए, बाजार किस मूड में किस इंडेक्स को ट्रेड करेगा ना आप, मैं, कोई नहीं जान सकता है ना। हमको सर्कमस्टेंसेस और हमको स्टैट से बिलीव करना पड़ता है। सुबह क्या बात हुई थी, टिल द टाइम वी हैव 56,000 एंड मोर प्रिसाइसली दैट्स 5811, ये इंडेक्स झेल जाएगा। बट कितना, आई मीन 107 का क्रूड 108, 109, 110, 111 ये नहीं झेलेगा। अब पहले अगर आप देखें 55954 से रिवर्सल लिया, बट फाइनली जब क्रूड ने 111 की ट्रैजेक्टरी देखी, अ कोलैप्स बिलो
811 बहुत चांसेस हैं कि निफ्टी जाएगा 55,663 पे और वो होगा। यकीन मानिए मेरे ख्याल से वो भी होगा, शायद 341 भी हो। क्यों? क्योंकि अब जिसे कहते हैं ना 20 डेमा कॉलिंग, यानी फ्राइडे के सेशन के बाद एक बार फिर से आप 20 डेमा की तरफ प्रोसीड करते हुए, और मैं आपको एक और चीज प्रूव कर सकता हूं। एक बार लिखे आइए आप कॉल राइटर्स। हमारे इस पूरे सेटअप को, जो कि निफ्टी के लिए रेंज बाउंड था, निफ्टी बैंक के लिए नेगेटिव था, वही होता हुआ। और आप देखिए कॉल राइटर्स को, देखिए लुक एट कॉल राइटर्स 56,000 पे, 25 लाख आउटस्टैंडिंग वाइज 30 लाख, है ना। मैं इनफैक्ट डायरेक्टर साहब कुछ देर में काम कीजिएगा, यहां पे 55,800 की कॉल भी रखिएगा, ताकि दर्शकों को थोड़ा सा और एक सेंस मिले कि इस क्रूड के की स्ट्रेंथ को निफ्टी बैंक कैसे हाथों हाथ ले रहा है। एंड नो पुट राइटर्स कन्विक्शन, ओनली आउटस्टैंडिंग वाई एट 55,500 इज अप्रॉक्सीमेटली 18.24 लैक्स, जो कि सिंपली सजेस्ट कर रहा है अ ड्रिफ्ट टुवर्ड्स 55,500। अगर हो तो वहां पे अपने ट्रेड को चेक अवश्य कीजिएगा। बट हम 55,700 और 811 के नीचे उस ट्रेजेक्ट्री की तरफ बढ़ते हुए, दैट्स कॉल्ड 20 डेमा। पर मैंने अपने ये 10:30 के एक ऑप्शन अपडेट पे देखा होगा आपने, वो ट्विटर पे भी था, वो इंस्टाग्राम पे भी था, मैंने अब जो अपडेट दिया था CNBC आवाज का ऑप्शन स्टैट्स, बीवेयर ऑफ क्रूड। क्रूड से थोड़ा सा आप सचेत होके चलिए। क्रूड आपकी पार्टी को, जो सुबह से रिवर्सल की थी, खराब कर सकता है। एंड एनी स्लिप बिलो 55,800, a drift towards 55,500 is quite possible. अमित, आज का दिन, एक्सपायरी का दिन, ये क्रूड जो है ना वो पूरा का पूरा अपने ग्रिप में ले रहा है ना। आपका सेंस क्या कहता है अमित, आप निफ्टी बैंक को कैसे हैंडल कर रहे हैं इस वक्त? जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। वीरेन जी, मैं आपसे सहमत हूँ कहीं ना कहीं कि यहाँ पे थोड़ा सा भी आज के सत्र में थोड़ा सा सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। पर्टिकुलरली अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी एक दायरे में फंसा हुआ है। सपोर्ट 20 डेमा मूविंग एवरेज नीचे आता है 23,962 का, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है 24,198 का। तो 20 डेमा हमें अभी सपोर्ट दे रहा है, जब तक 23,960 इंटैक्ट है स्पॉट लेवल में। निफ्टी में कहीं ना कहीं बाय ऑन डिप्स की इंट्राडे रणनीति अभी भी अपनाई जा सकती है। 24,040 के भाव चल रहे हैं। कोई भी अगर हमें डिप आए टुवर्ड्स 24,000, 23,990, तो एक 30-40 पॉइंट के साथ एक लॉन्ग स्ट्रैटेजी इंट्राडे पर्पसेस के लिए बनाई जा सकती है थ्रू ऑप्शंस। तो थोड़ा सा रेंज बाउंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऊपर में 50 डेमा का रेजिस्टेंस है, नीचे 20 डेमा का सपोर्ट है। तो 23,960 एक मेक और ब्रेक लेवल है। अच्छी बात ये है कि थोड़ा-सा निफ्टी में अगर हम देख रहे हैं, रिलायंस का सपोर्ट अच्छा है, लगभग 1% अप है। निफ्टी बैंक में वीकनेस ज़रूर है। निफ्टी बैंक की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें, तो रिसेंटली जो रैली आई थी, उसने एक कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस पे रेजिस्टेंस लिया। 2-3 दिनों से हम निफ्टी बैंक में वीकनेस देख रहे हैं, और आज के सत्र में इनफैक्ट जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 55,670 का, वो भी लेवल वायलेट हो गया है। तो निफ्टी बैंक में प्रेशर बना हुआ है। अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन है इसमें थ्रू ऑप्शंस और एनीथिंग, तो उस पोजीशन में बने रहे। मुझे लगता है जिस हिसाब से प्रेशर बरकरार है, यहाँ पे इंट्राडे शायद 55,550 और 55,500 तक के लेवल्स विजिट हो सकते हैं। तो नेगेटिव व्यू है निफ्टी बैंक में, और निफ्टी में रेंज बाउंड व्यू है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अब एक काम करते हैं, फटाफट आपके 3 ट्रेड्स लेते हैं। हमें जो 3 ट्रेड्स का पिक कर रहे हैं आप? का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल का ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक एक लंबे समय से, पिछले 10-11 दिनों से 10 और 20 डेमा में एक कंसोलिडेशन चल रहा था। उसका एक कंप्रेशन हुआ, ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ, और आज उस ट्रायंगल का हम ब्रेकआउट देख रहे हैं विद वॉल्यूम्स। आज के अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो पिछले 8-10 दिनों के वॉल्यूम्स को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है अभी 12 बजे तक। तो वॉल्यूम्स का भी सपोर्ट है इस ब्रेकआउट में। ओएनजीसी बाय करना है। स्टॉप लॉस लगभग हमारा यहाँ पे रहेगा 290 का, 290 का, और टारगेट्स हमारे यहाँ पे रहेंगे 312 रुपए के। सेकंड स्टॉक वीरेन जी जो मेरे को पसंद आ रहा है यहाँ पे, ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा को अगर आप देखें तो ग्लेनमार्क फार्मा में एकदम नीट एंड क्लीन ब्रेकआउट आया है। वॉल्यूम्स का भी अच्छा सपोर्ट है पिछले 2-3 दिनों से। इनफैक्ट ब्रेकआउट 2 दिन पहले ही आ चुका था। 2 दिन का थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन हुआ, इनसाइड बार बना, और उसका हम ब्रेकआउट देख रहे हैं। तो ग्लेनमार्क में टारगेट्स हमारे रहेंगे 2520 के, 2520 के, और स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे यहाँ पे 2370 रुपए का। तीसरा स्टॉक थोड़ा सा रेपिटेटिव जरूर है, बट इग्नोर नहीं कर सकते। कोल इंडिया हमने 445, 450 में भी रिकमेंड किया था,
लेकिन आज के सत्र में अगर हम देखें तो एक्चुअल फ्लैग का ब्रेकआउट आया आफ्टर रिजल्ट। कल के सत्र में नेगेटिव कैंडल थी, आज के सत्र में पॉजिटिव कैंडल विद वॉल्यूम्स है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक पोजिशनल मूव अभी भी बनता है। स्टॉप लॉस यहाँ हम लगभग रखेंगे 460 का, 460 का, और टारगेट्स रहेंगे 485 के। चलिए, तो यहाँ पे ट्रेड्स ही पूरे हो गए। एक काम करते हैं, डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे वो ट्रेड्स रख देंगे। कोल इंडिया हो गया आपका, स्ट्रेंथ है ओएनजीसी फ्यूचर्स 312, क्रूड में क्योंकि तेजी है तो ये लाजमी है कि आप ओएनजीसी को सुबह लॉन्ग करेंगे, ग्लेनमार्क फार्मा, ये 3 ट्रेड्स हो गए। मैं विषय को तुरंत तब्दील कर रहा हूँ और मैं आपको एक बड़ी खबर बता रहा हूँ। यहाँ पे दरअसल एयरलाइन इंडस्ट्री ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने चिंता जताई है। क्या है एग्जिस्टिंग, अगर आप देखें जो उनकी परेशानियाँ, दुविधा, और इस संदर्भ में चिट्ठी उन्होंने जो सरकार को लिखी है उसमें क्या है मूलभूत बातें। रोहन मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। रोहन, बताइए इस वक्त देखिए एटीएफ प्राइसेस तो थे ही इनके लिए दिक्कत का सबब, क्या इसी संदर्भ में ये चिंता जताई गई है और क्या कहा गया है इस पत्राचार में? जी, बहुत ही एक तरह की चेतावनी भरी ये चिट्ठी, एक तरह का मेडे कॉल किया गया है इंडियन एयरलाइंस की तरफ से। जितनी फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस, जिसमें कि जो तमाम जो बड़ी एयरलाइंस है, जिसमें कि इंडिगो, एयर इंडिया, स्पाइसजेट जैसी कंपनियां शामिल हैं, उन्होंने ये चिट्ठी लिखी है और उसमें ये कहा गया है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो फ्लाइट्स को ग्राउंड करना पड़ेगा। फ्लाइट ऑपरेशंस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। जिस तरीके से एटीएफ प्राइसेस बढ़ रहे हैं, उनका कहना था कि पहले जहां एक आम फ्लाइट में 30 से 40% कंपोनेंट होता था एटीएफ का, लेकिन अब ये एटीएफ प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं कि वो 55 से 60% हो गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो सरकार ने भले ही कैपिंग कर दी हो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए एटीएफ में, लेकिन उसकी वजह से एक तरह की असमानता क्रिएट हो गई है, एक तरह का डिफरेंस क्रिएट हो गया है, खासतौर पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स और डोमेस्टिक फ्लाइट्स के बीच में। और ये असमानता बहुत ज़्यादा है। जिन एयरलाइंस का एक्सपोजर इंटरनेशनल में ज़्यादा है, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान अभी भी उठाना पड़ रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 3 सजेशन दिए हैं। पहला सजेशन तो ये दिया है, जो क्रैक स्प्रेड होता है, जो डिफरेंस होता है एक क्रूड में और साथ ही रिफाइंड एटीएफ के बीच में, उसको लेके एक मैकेनिज्म कोविड के बाद बनाया गया था, जिसमें कि एक तरह की कैपिंग की गई थी क्रैक स्प्रेड में। उसी तरह का मैकेनिज्म दोबारा से लाया जाए। दूसरी तरफ उन्होंने कहा है जो एक्साइज है फिलहाल जो एटीएफ के ऊपर, उसको फिलहाल टेम्पररी कम किया जा सकता है। और तीसरा कि राज्यों के साथ लगातार बातचीत कीजिए कि वो वैट कीजिए, कम करें। लेकिन कुल मिला के जो टोन है पूरे इस चिट्ठी का, वो काफ़ी ज़्यादा चेतावनी भरा है। उनका कहना है कि अब जो है बहुत ही अनसस्टेनेबल होता जा रहा है फ्लाइट ऑपरेशन करना। जी, जिसे कहते हैं ना शब्द एविएशन में होता है मेरे कॉल, है ना, कि स्थिति विकट है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि इसके और कॉम्प्लेक्स मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप बताएं तो एटीएफ प्राइसेस को देखते हुए, जो कि आपकी कॉस्ट कंपोनेंट का लगभग पहले 25-30% हुआ करता था, अगर 50 से 55% हो जाएगा तो तर्कसंगत नहीं होगा। आप देखें बिजनेस, है ना, और ऐसे में विमानों को ग्राउंडेड किया जाए। और रोहन, एक बात बताइएगा, सरकार के पास विकल्प क्या होगा और किस तरीके से छूट दे सके? अब देखिए क्रूड जहाँ पर है उसमें हमारा तो कुछ है नहीं। क्या लैंडिंग, नेविगेशन, पार्किंग चार्जेस को और रेशनलाइज बनाया जाए, ये संभव है क्या? विकल्प क्या होगा सरकार के पास इस चिट्ठी के बाद? देखिए 3 महीने के फिलहाल जो लैंडिंग पार्किंग चार्जेस हैं उसमें ऑलरेडी छूट मिल चुकी है। अब एक विकल्प है जिस पे बहुत ही एक्टिवली बातचीत हो रही है, जिसको हमारे सरकार के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, वो है क्रैक स्प्रेड को लेके। क्रैक स्प्रेड क्या होता है कि एक क्रूड और एक जो रिफाइंड एटीएफ है उसके बीच का डिफरेंस होता है। आमतौर पर ये मार्केट लिंक्ड होता है। एटीएफ के अगर आप क्रूड के प्राइस बढ़ते हैं तो क्रैक स्प्रेड को भी बढ़ दिया जाता है। जबकि जो एयरलाइंस भी है, जो सरकार भी जिस बारे में नेगोशिएट कर रही है, उनका ये कहना है कि ये जो डिफरेंस है, ये जो कॉस्ट है, वो तो सेम रहना चाहिए क्योंकि प्रोडक्शन का कॉस्ट सेम है। तो कोविड के बाद एक तरह का व्यवस्था बनाई गई थी जिसमें कि क्रैक स्प्रेड को लिमिट किया गया था, एक बैंड बना दिया गया था कि फ्लोट प्राइस ये होगी और जो टॉप प्राइस हो सकती है इतनी, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसको लेकर बहुत ही एक्टिवली सरकार बातचीत कर रही है। और जो सरकार के सूत्र हमें बता रहे हैं कि 1 मई को जब अगली घोषणा होगी एटीएफ प्राइसेस की, तो उसमें उसका असर दिख सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिस पर फिलहाल ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही जितनी सहूलियतें दी गई हैं अब तक, उसको 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए और बढ़ाने पर भी विचार हो रहा है। शुक्रिया रोहन इस पूरी बातचीत के लिए और एविएशन कंपनियों की चिंताएं और इस चिंताओं के संदर्भ में चिट्ठी जो लिखी है उसमें क्या है बातें, उसे समझाने के लिए, बताने के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद थोड़ा सा ना अर्निंग्स से फोकस करेंगे। ऑल्दो निफ्टी बैंक इज एट जीरो, दिन के हम सबसे निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहे हैं निफ्टी बैंक के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद श्री मनीष टंडन हमारे साथ होंगे, CEO एंड MD ज़ेनसार के। उनके नतीजों पर बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है कार्यक्रम में आपका और हमारे साथ मनीष टंडन जी मौजूद हैं इस वक्त एमजीएस CEO जिनसार के। प्रॉफिट इस बार इनका बिगिन का करीब 5.5% बढ़ के 210 करोड़ रुपए रहा। सीक्वेंशली रेवेन्यू में करीब 1.25% का इजाफा। एबिट अगर आप देखें इनका एबिट गिरा था इस बार और करीब 213 करोड़ रुपए। मार्जिन्स करीब 14.7, मेरे ख्याल से 130 बेसिस पॉइंट की गिरावट थी। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। Q4 में आपके टॉप लाइन में रिडक्शन है, गिरी है, इसमें कमी आई है। क्या किस वर्टिकल में ये डैमेज हुआ है, किस क्लाइंट्स के ऑर्डर कैंसिल हुए हैं, एग्जैक्टली टॉप लाइन का जो ये में जो गिरावट है सीक्वेंशली, इसकी वजह क्या रही? हाँ जी, एक तो ये टीएमटी वर्टिकल हमारे लिए काफ़ी म्यूटेड रहा है पिछले 2-3 साल से, और आगे भी थोड़ा म्यूटेड ही रहेगा। उसको हम बिल्ड कर रहे हैं, रीबिल्ड कर रहे हैं एक्चुअली। दूसरी चीज़ ये है कि हमने एक मेगा डील साइन करी है, जिसकी हमें उम्मीद थी कि वो Q3 में साइन हो जाएगी और Q4 में रैंप अप होगा। अब वो डील फरवरी में साइन हुई है, तो अब उसका रैंप अप जारी है, तो उससे हमें थोड़ा सा टेलविंड मिलेगी Q1 में, जिससे हमें थोड़ा फायदा होगा। और क्योंकि ये मेगा डील है, तो आगे भी थोड़ा फायदा होना चाहिए इससे। ओके, चलिए ठीक है सर। पर एक FY27 की जो आपकी मार्जिन्स की गाइडेंस है सर, वो क्या कहती है? आप किस ट्रेजेक्टरी में अपने मार्जिन्स रख पाएंगे और AI में इन्वेस्टमेंट से और निवेश से आपके इस मार्जिन्स की ट्रेजेक्टरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको समझाएंगे थोड़ा सा? देखिए, मार्जिन हमने शुरू से ही कहा है कि हम मिड टीन्स में मेंटेन करेंगे। मिड टीन्स का मतलब होता है 14 से 16% के करीब एबिटा मार्जिन्स। तो वो हम पूरी मेगा डील में, देखिए मार्जिन तो थोड़ा कम होता है, लेकिन हम उसको मेंटेन करने की, इस रेंज में मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये हमारी अप्रोच है। ओके सर, BFSI सेगमेंट में करीब आपकी इस बार ग्रोथ रही है 12.5% के ऊपर। मौजूदा गाइडेंस में आप मतलब आगे BFSI में क्या ग्रोथ देख रहे हैं? यहाँ पे क्लाइंट एडिशंस किस प्रकार के हो सकते हैं? इस पर कुछ आपकी अपना व्यू देंगे इस पर सर? नहीं, हम काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं BFSI में। ये जो मेगा डील हुई है, ये भी BFSI सेगमेंट में ही हुई है। तो हमें इस सेगमेंट से बहुत उम्मीदें हैं। और ये सेगमेंट काफी बड़ा है, काफी खर्चा भी करता है, तो हम काफी बुलिश हैं। जहाँ तक कि सवाल है डिफरेंशिएशन का, देखिए हम तो एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन है, एक छोटा रेस्टोरेंट है। जो खाना अच्छा खिलाएगा, उसका उसको अच्छा वो मिलेगा। तो हमारी कोशिश यही है कि हम हर सेगमेंट में खाना अच्छा खिलाएं। हमारे जो सॉल्यूशंस हों वो स्टेट ऑफ द आर्ट हो, प्राइस अच्छा हो, और जितना जल्दी हम डिलीवर कर सकें वो सॉल्यूशन, उतना हमारे क्लाइंट के लिए अच्छा है। यही हमारा डिफरेंशिएशन है, और इसी पे हम जाते हैं। ओके, चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। BFSI सेगमेंट को लेकर, मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी को लेकर और FY27 के एक पिक्चर आपने हमारे साथ मिलकर ड्रॉ करी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर फ्रॉम एंटायर CNBC आवाज़ टीम। एक ब्रेक के बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। चलिए इस बीच एक बार इंडेक्स लेके आइए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पर। अभी भी हम निफ्टी बैंक डीलो की ट्रैजेक्टरी की तरफ 55,650 पे ट्रेड करते हुए, थोड़ी सी जो कहते हैं ना, हर किसी डाउन साइड में टर्बुलेंस जो होती है वो होती है 20 डेमा के आसपास, हम वहीं पे ट्रेड कर रहे हैं। और एक और बात, निफ्टी भी एक केस तैयार कर रहा है, वायलेशन ऑफ 24,000। आज के सबसे बड़े पुट राइटर्स का जोन। अमित जी,
आपका ऑप्शन ट्रेड क्या होगा इस बात को देखते हुए, क्योंकि बाजार में सेकंड हाफ के लिए रिस्क बढ़ रहा है? विरेन जी, मैं एमसीएक्स के साथ जाना चाहूंगा। एमसीएक्स में एक स्ट्रेंथ बनी हुई है। यहाँ पे 7-8 दिनों का एक पुल बैक आया था टुवर्ड्स 10 डेमा, और 2 दिनों से वापस हम यहाँ पे एक फ्रेश हाई देख रहे हैं। आरएसआई एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक मूव कंटिन्यू रहेगा। 2900 का नेक्स्ट मंथ का कॉल ऑप्शन, मई का कॉल ऑप्शन 2900 का लगभग ट्रेड कर रहा है 132 रुपीज के आसपास। इसे बाय करना है। 90 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 210 रुपीज के। ओके, एमसीएक्स 2900 की कॉल। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स इंडेक्स पे रखे आपने तीनों चीज़ें एक बार रख दीजिएगा। फिर याद रखिएगा, अभी हम रिएक्शन दे रहे हैं क्रूड पर, और क्रूड की शार्पनेस जो सेकेंड हाफ है एक्सपायरी डे का, एक्सपायरी डे में किसी भी रिवर्सल ट्रेड को खेलने के लिए स्टॉप लॉसेस प्लेस्ड होते हैं, है ना। वो जब वायलेट होते हैं ना, तो एकदम से एक सेलिंग का प्रभाव बढ़ता है। तो प्लीज़ 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 ट्रेड केयरफुली। क्रूड हमारे हक में नहीं है, स्पेशली इफ यू आर ए लॉन्ग ट्रेडर। एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डे में। तब तक के लिए नमस्कार।